हेलो नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका हमारे एक नई वीडियो में। तो आज लेकर आए हैं हम यूपी टेट का बाल विकास का प्रैक्टिस सेट, और ये प्रैक्टिस सेट 2017 का है, 2017 का। और ये बाल विकास का प्रैक्टिस सेट है, बाल विकास। चलिए पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये पुराने वर्षों के प्रैक्टिस सेट हैं और इसी चैनल पर हम डालते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी वीडियो डालें हम उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए तो चलते हैं, देर न करते हुए वीडियो को करते हैं फटाफट स्टार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला है, बाल विकास के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन हैं? केटल, थांडाई, वर्नन या स्किनर? चलिए बताएं। तो इसका आंसर होगा पहला, केटल। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान का प्रतिपादन R.B. केटल ने किया है। तरल सिद्धांत वंशानुक्रम, कार्यकुशलता अथवा केंद्रीय नाड़ी संस्थान की दी हुई विशेषताओं पर आधारित एक सामान्य योग्यता है, जबकि क्रिस्टलाइज भी एक प्रकार की सामान्य योग्यता है जो अनुभव, अधिगम और तथा अनुभव पर आधारित है। चलिए इसका आंसर होगा पहला। चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? चलिए, समझ के, अनुप्रयोग के, सृजनात्मक के या समस्या समाधान के? चलिए बताएं। चलिए इसका आंसर होगा तीसरा, सृजनात्मक के। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। एलेक्स एक आसबर्न ने अपनी पुस्तक सृजनात्मक समस्या समाधान में शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग सृजनात्मक सुधार हेतु किया है। यह विधि किसी व्यक्ति के अनोखे विचार तथा समस्या समाधान हेतु बहुत ही उपयोगी कारक साबित होती है। इसका आंसर होगा तीसरा। चलिए आगे चलते हैं। गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? नंबर 1 सामाजिक बुद्धि से, नंबर 2 संवेगात्मक बुद्धि से, आध्यात्मिक बुद्धि से या सामान्य बुद्धि से? चलिए बताएं। इसका आंसर होगा दूसरा। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। डेलियन गोलमैन ने संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत दिया है। गोलमैन ने इस सिद्धांत को अपनी पुस्तक इमोशनल इंटेलिजेंस के मध्य से संपूर्ण विश्व में प्रचलित कर दिया है। स्वयं की एवं दूसरों की भावनाओं अथवा संवेगात्मक को समझने, व्यक्त करने एवं नियंत्रण करने की योग्यता को संवेगात्मक बुद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? संवेगात्मक बुद्धि। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? पहला होगा, दूसरा होगा या तीसरा होगा या चौथा होगा? चलिए बताएं। तो इसका आंसर होगा तीसरा, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत। ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत। चलिए जानते हैं। ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत एक अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत है। यह सिद्धांत प्रसिद्ध व मनोवैज्ञानिक क्लार्क हल द्वारा वर्ष 1943 में दिया गया। कितना? 1943 में दिया गया था, जबकि अन्य तीनों का संबंध अधिगम से है। अन्य तीनों का संबंध अधिगम से है। इसका भी संबंध अधिगम से है, इसका भी और इसका भी। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यून स्तर क्या है? ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग या विश्लेषण? चलिए बताएं। इसका आंसर होगा पहला, ज्ञान। क्या होगा? ज्ञान। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। ब्लूम ने संज्ञानात्मक संप्राप्ति को 6 भागों में विभाजित किया है: ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण तथा मूल्यांकन। इनमें से ज्ञान संज्ञानात्मक संप्राप्ति में न्यून स्तर है। कौन सा स्तर है? ज्ञान न्यून स्तर है, न्यूनतम स्तर है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण किसका होगा? चलिए बताएं।
नंबर 1 क्षैतिज अधिगम अंतरण का, नंबर 2 ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, नंबर 3 2 पार्श्व अधिगम अंतरण का, नंबर 4 कोई भी अधिगम अंतरण नहीं है। चलिए बताएं। इसका आंसर होगा दूसरा ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है, जो ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का उदाहरण है। ऊर्ध्व अधिगम सीखने की एक समांतर स्तर से उसी स्तर में एक उच्च स्तर में सीखने की प्रक्रिया होती है। इसका आंसर होगा दूसरा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अधिगम का पठार का कारण नहीं है? नंबर 1 प्रेरणा की सीमा, नंबर 2 विद्यालय का असहयोग, नंबर 3 शारीरिक सीमा, नंबर 4 ज्ञान की सीमा। चलिए बताएं। इसका आंसर होगा दूसरा विद्यालय का असहयोग। सीखना या अधिगम जब स्थिर हो जाए तो इस क्रिया को सीखने का पठार कहते हैं। अधिगम का पठार के निम्नलिखित कारण हैं। नंबर 1 ज्ञान की सीमा, नंबर 2 उत्साह या प्रेरणा की सीमा, नंबर 3 शारीरिक क्रिया की सीमा और नंबर 5 कार्य की जटिलता। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? चलिए बताएं। नंबर 1 गेट्स व अन्य के, नंबर 2 मॉर्गन और गिलीलैंड, नंबर 3 स्किनर, नंबर 4 क्रॉनबेक। किसके द्वारा दिया गया है? चलिए बताएं। चलिए इसका आंसर होगा पहला। किसके द्वारा दिया गया है? गेट्स व अन्य के द्वारा। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। इसके माध्यम से हम ज्ञान अर्जित करके अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। गेट्स एवं अन्य मनोवैज्ञानिक ने अधिगम को परिभाषित करते हुए कहा है कि अधिगम अनुभव एवं प्रशिक्षण के व्यवहार में परिवर्तन है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन क्या करता है? चलिए नंबर 1 व्यक्ति का पढ़ने की दक्षता का, बुद्धि का, या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताएं। इसका आंसर होगा बुद्धि का। इसका बुद्धि का। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन का संबंध बुद्धि से है। इसके अंतर्गत बुद्धि की उच्च एवं औसत सीमा होती है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? नंबर 1 फ्रायड ने, नंबर 2 युंग ने, नंबर 3 मन, नंबर 4 आलपोर्ट। चलिए बताएं इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा युंग। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। प्रसिद्ध स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक कार्ल युंग ने व्यक्ति का विभाजन अंतर्मुखी, बहिर्मुखी एवं उभयमुखी के रूप में किया है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? नंबर 1 आर्थिक, नंबर 2 सामाजिक परिवेशजन्य तत्व, नंबर 3 शारीरिक तत्व, नंबर 4 वंशानुगत तत्व। चलिए बताएं। चलिए इसका आंसर होगा दूसरा सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। बच्चों को सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक मुख्य रूप से सामाजिक परिवेशजन्य तत्व होते हैं। परिवार के पश्चात समाज ही वह संस्थान है जहां बालकों का वर्गीकरण सर्वांगीण सामाजिक, सांस्कृतिक, मानसिक, नैतिक विकास होता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का मुख्य नियम नहीं है? मुख्य नियम है नंबर 1 सामाजिक विकास की भिन्नता का नियम, नंबर 2 अनियमितता विकास का नियम, नंबर 3 द्रुतगामी विकास का नियम, नंबर 4 कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। चलिए आगे बताएं। इसका आंसर दें। चलिए
इसका आंसर होगा द्रुतगामी विकास का नियम। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। शारीरिक विकास एक सतत विकास है जो कभी मंद तथा कभी द्रुत यानी तेज गति से होता है। द्रुतगामी विकास शारीरिक विकास का मुख्य नियम है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? नंबर 1 अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, नंबर 2 निरंतर विकास का सिद्धांत, नंबर 3 परस्पर संबंध का सिद्धांत, नंबर 4 समान प्रतिमान का सिद्धांत। चलिए इसका आंसर होगा पहला अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत विकास से संबंधित नहीं है, जबकि निरंतर विकास परस्पर संबंध समान प्रतिमान एकीकरण विकास की दशा से संबंधित सिद्धांत बाल विकास से संबंधित है। विकास माँ के गर्भ से लेकर मृत्यु पर्यंत तक रहता है, यानी जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है विकास स्तर से शुरू होता है और ये मृत्यु तक चलता है। कहाँ तक? मृत्यु तक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया? नंबर 1 गैसेल, नंबर 2 हरलॉक, नंबर 3 मेरेडिथ, नंबर 4 डगलस और हॉलैंड। चलिए बताएं। चलिए इसका आंसर दें। इसका आंसर होगा चौथा हरलॉक। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसका है? हरलॉक का। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? ड्रेवर, मैकडूगल, थॉर्नडाइक या वुडवर्थ? चलिए बताएं। इसका आंसर होगा दूसरा मैकडूगल। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जॉन ए मैकडूगल ने संवेग से संबंधित 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया है, जिसमें प्रमुख रूप से भय, प्रेम, ईर्ष्या, घृणा और कामुकता इत्यादि हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है? नंबर 1 डिम्बल, नंबर 2 रॉस, नंबर 3 मन का, नंबर 4 मैकडूगल का। चलिए बताएं। इसका आंसर होगा डिम्बल। किसका? डिम्बल का। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 17, निम्न में से कौन सा सीखने का मुख्य नियम शामिल नहीं है? नंबर 1 तत्परता, नंबर 2 अभ्यास का नियम, नंबर 3 बहु अनुक्रिया का नियम, नंबर 4 प्रभाव का नियम। चलिए आगे चलते हैं। इसका आंसर दें। इसका आंसर होगा तीसरा बहु अनुक्रिया का नियम। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। अमेरिकी मनोविज्ञान एडवर्ड थॉर्नडाइक ने अधिगम से संबंधित तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम एवं प्रभाव का नियम इत्यादि का प्रतिपादन किया है। इन तीनों नियमों के मध्य से शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जालोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया? नंबर 1 अशाब्दिक परीक्षण, नंबर 2 साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, नंबर 3 आर्मी अल्फा परीक्षण, नंबर 4 चित्रांकन परीक्षण। चलिए इसका आंसर होगा दूसरा साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। डॉक्टर एस जलोटा ने 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण का प्रतिपादन किया और यह व्यक्तिगत रूप से सीखने, अनुदेशों का समझने तथा समस्या के समाधान से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19 है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? नंबर 1 थॉर्नडाइक, नंबर 2 स्पीयरमैन, नंबर 3 वर्नन, नंबर 4 स्टर्न। चलिए बताएं। तो देखिए, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्पीयरमैन ने। चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का सृजन स्पीयरमैन ने किया। चलिए इसमें चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? नंबर 1 सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, ये थॉर्नडाइक का है। नंबर 2 सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ये BRF स्कैनर का है। नंबर 3 सीखने का क्लासिकल सिद्धांत, ये पॉलवल का है। नंबर 4 सीखने का समग्र सिद्धांत, ये हरलॉक का है। चलिए बताएं किसका है? तो इसका आंसर होगा चौथा। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक सीखने का क्रिया प्रसूत सिद्धांत, ये BF स्कैनर का है। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत, ये पॉलवल का है। सीखने का समग्र सिद्धांत शिक्षा का दर्शन, इसका आंसर होगा चौथा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से किनका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा है? नंबर 1 क्रो एंड क्रो का, नंबर 2 गाल्टन का, नंबर 3 रॉस का, नंबर 4 वुडवर्थ का। चलिए बताएं। तो इसका आंसर होगा दूसरा। कौन सा? दूसरा। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। सृजन शास्त्र के पिता के रूप में फ्रांसीसी गाल्टन को जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य आनुवांशिकी एवं मानव आबादी का विकास करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की? क्रेस्मर ने, युंग ने, कैनन ने, स्पेंजर ने। चलिए बताएं इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा तीसरा, कैनन। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। सृजनात्मक व्यक्ति की यह योग्यता जिसके द्वारा वह उन विशेषताओं या विचारों का उत्पादन करता है जो अनिवार्य रूप से नवीन हो, अर्थात जिसे वह पहले से ही जानता हो। सृजनात्मक के संदर्भ में क्रो एंड क्रो ने कहा है कि सृजनात्मक मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की योग्यता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, सृजनात्मक मौलिक परिणामों का अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? चलिए यह कथन किसका है? चलिए बताएं। कॉल एंड ब्रूस का है, ड्रबहल का है, डिहान का है, या क्रो एंड क्रो का है? चलिए तो इसका आंसर कौन सा होगा? चौथा। कौन सा होगा? चौथा, क्रो एंड क्रो का है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। सृजनात्मक व्यक्ति की वह योग्यता जिसके द्वारा वह उन वस्तुओं या विचारों तथा उत्पादन करता है जो अनिवार्य रूप से नवीन हो, अर्थात जिससे वह पहले से नहीं जानता हो। सृजनात्मक के संदर्भ में क्रो एंड क्रो ने कहा है कि सृजनात्मक मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की योग्यता रखता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? नंबर 1 बाल्यावस्था, नंबर 2 शैशवावस्था, नंबर 3 पूर्व किशोरावस्था, नंबर 4 मध्य किशोरावस्था। चलिए बताएं। 24 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा चौथा, मध्य किशोरावस्था। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। प्रसिद्ध मनोविज्ञान जीन पियाजे के अनुसार विद्रोह की भावना मध्य किशोरावस्था में होती है, जो कि इनके अनुसार
उसकी आयु कितनी है? 13 वर्ष से 15 वर्ष, 13 वर्ष से 15 वर्ष के बीच मानी गई है। 13 वर्ष से लेकर 15 वर्ष के बीच मानी गई है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, सीखने की वह अवधि जबकि सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती वह क्या कहलाती है? नंबर 1 सीखने का चक्र, नंबर 2 सीखने का पठार, नंबर 3 स्मृति, नंबर 4 अवधान। चलिए बताएं। 25 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दूसरा, सीखने का पठार। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। सीखने की वह अवधि जबकि बालकों में सीखने की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की उन्नति नहीं होती तो इसे सीखने का पठार कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 26 बुद्धि लब्धि का निकालने का सूत्र कौन सा है? बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र कौन सा है? मानसिक गुणा वास्तविक आयु या फिर वास्तविक आयु बट्टे मानसिक आयु। नंबर 3 मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु गुणा 100। नंबर 4 वास्तविक आयु प्लस मानसिक आयु। चलिए 26 का आंसर कौन सा होगा? चलिए बताएं। तो देखिए इसका आंसर होगा तीसरा, मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु गुणा 100। चलिए इसके बारे में जानते हैं। बुद्धि लब्धि एक गणना है जिसके द्वारा बुद्धि का आकलन किया जाता है। जर्मनी के मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न एवं अल्फ्रेड बिने ने इसे प्रतिपादित किया है, जिसका सूत्र मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु गुणा 100 है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, सीखने में प्रयास भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? नंबर 1 कोहलर ने, नंबर 2 पॉलवल ने, नंबर 3 थांडाई ने या गेस्टाल्ट ने। चलिए बताएं। तो इसका आंसर होगा थांडाइक। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। प्रसिद्ध अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर एल थांडाइक ने प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। थांडाइक ने इस सिद्धांत के द्वारा इस बात पर जोर दिया कि अधिगम के प्रयास एवं भूल के सिद्धांत में व्यक्ति बार बार गलती कर सकता है, परंतु बार बार किए गए प्रयासों के बाद वह सीखने में सफल हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, सामान्य संयुक्त कोशिका के गुणसूत्र के जोड़े कितने होते हैं? 22 होते हैं या 23 होते हैं या 24 होते हैं या इनमें से कोई भी नहीं? चलिए बताएं इसका आंसर। तो देखिए इसका आंसर होगा दूसरा, सामान्य संयुक्त कोशिका संयुक्त कोशिका के गुणसूत्र के जोड़े कितने होते हैं? 23। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है, किसके द्वारा किया गया है? हल ने या थांडाई ने या हेगार्टी ने या स्किनर ने? चलिए बताएं। तो इसका आंसर होगा चौथा, स्किनर ने किया है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन प्रसिद्ध मनोवैज्ञान B.F. स्किनर ने एक चूहे पर। चलिए आगे चलते हैं। जिसे स्किनर बॉक्स कहा गया है, क्या कहा गया? स्किनर बॉक्स कहा गया है। इन्होंने किस पर किया था? ये चूहे पर। चलिए आगे चलते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? नंबर 1 अभिप्रेरणा का सिद्धांत, नंबर 2 विकास का सिद्धांत, नंबर 3 व्यक्तित्व का सिद्धांत, नंबर 4 अधिगम का सिद्धांत। चलिए बताएं। तो इसका आंसर होगा चौथा, अधिगम का सिद्धांत। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। कोहलर अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। किसके सिद्धांत से? अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है।
तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में भी बताएं अगली वीडियो किसकी लेके आए हम। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए, ताकि वीडियो डालने के बाद नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।